तो कल हमने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा था। उसकी थी टोटल 10 प्रॉपर्टीज। अभी हम देखते हैं सब स्पेस के बारे में। तो जैसे ग्रुप और सब ग्रुप में होता है, वैसे ही इसमें जो है ना वेक्टर स्पेस की एक सब स्पेस भी होती है। वो कह रहा है कि W एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का। माइक ऑफ कर लें आप। जिसको सब स्पेस बोलेंगे अगर W खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि V पर डिफाइन होती है। ठीक है, V पर जो डिफाइन होती है ना। ये एक थ्योरम है, इसको जरा देखें। वो कह रहा है कि दो वेक्टर लिए हैं हमने U और V, तो उनकी एडिशन भी W में आए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। अच्छा, इससे भी जो है ना बेहतर एक क्राइटेरिया उसका सब स्पेस का, वो हम देख लेते हैं। ये तो सब स्पेस होने के लिए सबसे पहले नंबर पे तो जीरो वेक्टर होना लाजमी है। उसमें जो जीरो वेक्टर है वो W में बिलोंग करे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है कि दो दो एलिमेंट्स हो फील्ड के और दो एलिमेंट्स हो जिसको सब स्पेस बना रहे हैं, तो उनकी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी W में बिलोंग करे। ठीक है, अभी लीनियर कॉम्बिनेशन भी हम डिस्कस करते हैं। तो क्राइटेरिया आपने ज़हन में रखना है। मेथड में से इसको देखते हैं। मेथड में असल में ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना उनको एक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है आपने, कि एक स्केलर, ठीक है, एक स्केलर और एक वेक्टर, फिर दूसरा स्केलर और फिर दूसरा वेक्टर, ये बिलोंग करे W में से और जीरो बिलोंग करे W में से। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज होंगी तो जो W है वो एक सब स्पेस बन जाएगी। अब इसकी एग्जांपल देखें। कह रहा है कि जो भी वेक्टर स्पेस होती है उसकी दो सब स्पेसेस जरूर होती है। एक तो V खुद होता है और एक नल वेक्टर वाला जो सेट होता है। ठीक है, तो दो इसकी होती हैं सब स्पेसेस, जरूरी होती हैं। अब कह रहा है कि इनको ट्रिवियल सब स्पेसेस बोलेंगे V की, और जो अदर सब स्पेसेस होंगी वो क्या होंगी, नॉन ट्रिवियल सब स्पेसेस होंगी। तो ट्रिवियल सब स्पेसेस कौन सी हो गई, V एंड ये जो दो सेट हैं ये क्या हो गए, ट्रिवियल सब स्पेसेस। और जो अदर होंगे वो नॉन ट्रिवियल सब स्पेसेस, नॉन ट्रिवियल सब स्पेसेस। अब एग्जांपल देखते हैं। The space Pn of all polynomials of degree less or equal to n together with the zero polynomial is subspace of the space of all polynomials। तो देखें, जो स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स है उसमें जो पोलिनोमियल्स की डिग्री होगी वो n से भी ज्यादा हो सकती है। तो एक उसका सबसेट ले लेते हैं, जैसे ये P ऑफ x है, ये स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स है। इसका एक सबसेट ले लिया Pn ऑफ x। तो
ये ऐसा सबसेट है जिसमें पोलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो लेस और इक्वल टू n है। n भी हो सकती है, n से लेस भी हो सकती है। तो जो ये वाली स्पेस होगी वो इस वेक्टर स्पेस की सब स्पेस होगी, क्योंकि आपने देखा था कि ये खुद भी वेक्टर स्पेस होती है। उसके बाद वो कह रहा है आर क्यूब जो है, अगर वो एक वेक्टर स्पेस है, द सेट W कंसिस्टिंग ऑफ दोज वेक्टर्स हुज थर्ड कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, तो उसको भी हम सब स्पेस बोलेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट 0 कर लें या सेकंड कोऑर्डिनेट 0 कर लें या फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 कर लें, ये हमारे पास एक सब स्पेस बन जाएगा। जैसे आर क्यूब एक सेट है, इसका एक सबसेट ले लेते हैं W, यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं। अब W क्योंकि आर क्यूब का एक सबसेट है, और W की जो है ना कंडीशन यहाँ पे ये रख लेते हैं कि चाहे फर्स्ट कंपोनेंट 0 कर लें, B और C आप ऐसे ही रहने दें, सच दैट B और C आगे सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। तो अब क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट 0 है तो वेरिएशन y एक्सिस में और z एक्सिस में हो रही है। तो वैसे देखा जाए तो ये 3D स्पेस होती है आर क्यूब, जिसमें x एक्सिस यहाँ पे है, y एक्सिस यहाँ पे और z एक्सिस यहाँ पे। अब क्योंकि हमने अब देखना है कि W कौन सा सेट होगा, तो W एक ऐसा सेट होगा जिसमें जो x कंपोनेंट है वो 0 रहेगा और y और z में वेरिएशन होगी। तो ये आपके पास कौन सा आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको लाया जाए तो ये 2D प्लेन बन जाएगा, जिसमें एक y एक्सिस होगा और एक z एक्सिस होगा, एक y प्राइम होगा और एक z प्राइम होगा। मतलब कि ये जो 2 डायमेंशनल स्पेस है, इसको हमने इस 3D स्पेस का सबसेट, इस 3D स्पेस के सबसेट के तौर पे सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट W के हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखें W में 0 होना चाहिए, यहाँ पे ओरिजिन अवेलेबल है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि 0 बिलोंग टू W, क्योंकि जब B और C क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ये वैसे 0 हो जाएगा। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसी में अवेलेबल होगी, ये वाली प्रॉपर्टी अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू W। आप चेक कर सकते हैं ना, जैसे W1 एक वेक्टर ले लिया 0 A1 B1, और W2 एक वेक्टर ले लिया 0 A2 B2। आपने चेक करना है कि क्या ये दोबारा से W में बिलोंग करता है, तो अल्फा W1 प्लस बीटा W2, जस्ट इसमें आपने W1 और W2 की वैल्यू पुट कर देनी है। बीटा, ये अगर पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो रफ वर्क में आप छोटा सा लिख के इसको चेक कर लीजिएगा। तो पहले कंपोनेंट में पहले पहले कंपोनेंट ऐड हो गए, ये 0 और ये 0, 0 आ गया, तो ये आ गया अल्फा A1 प्लस बीटा A2, और ये आ गया अल्फा B1 प्लस बीटा B2। तो इसको A3 कह लेते हैं और इसको B3 कह लेते हैं, 0 A3 और B3। तो ये दोबारा से W में चला गया। तो यही इसका जो है ना क्राइटेरिया होता है सब स्पेस का। ये इसका थ्योरम था, बाकी फर्दर इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये क्रॉलरी में उसने बता दिया है कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है और एडिशन वाला जो है ना, उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। एग्जांपल 10 देखे। एक्सक्यूज मी सर, आपने यहाँ पे तो x को 0 रखा है, मीन्स अगर हम x और y दोनों को 0 रखें तो आप कहना चाह रही हैं कि इन दोनों को 0 रख लेते हैं और यहाँ पे z रख लेते हैं, इस तरह से।
तो अगर इस तरह के एलिमेंट्स का जो भी सेट होगा उसको आप आर क्यूब का अगर सबसेट ले रहे हैं तो ये भी एक सब स्पेस बन जाएगा। जी वही। ठीक है, ये भी एक सब स्पेस होगा, जी बिल्कुल ये सब स्पेस होगा, क्योंकि ये रियल नंबर्स ही आ जाएंगे ना आपके पास। आपने जस्ट जी में वेरिएशन है ना, तो इस 3D में से आपने सिर्फ जी जो जी एक्सिस है उसको आपने सेपरेट कर लिया है, और ये जैसे ये जी एक्सिस है तो ये रियल लाइन बन गई है। हमें पहले ही पता है कि जो रियल लाइन होती है वो एक वेक्टर स्पेस होती है। ये जो जी एक्सिस है इसको आपने रियल लाइन के तौर पे देखा है। एग्जाम्पल 10 देखें, वो कह रहा है कंसीडर द होमोजेनियस सिस्टम AX is equal to 0 of n linear equations in n real unknown variables। तो AX is equal to 0 का एक सिस्टम हमने ले लिया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन अगर लिखी जाए तो ये आ जाएगा ना A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस ये चलता जा रहा है A1n xn, और क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम 0 होता है तो ये आपके पास आ जाएगा 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन इसी सिस्टम में आप बना ले A21 कर लेना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम x1 A22 x2 प्लस A2n xn इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हो गई, और वो कह रहा है कि n लीनियर इक्वेशंस है ना, तो चलते गए n तक। अब लास्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, n1 x1 प्लस n और n वेरिएबल्स है। जैसे ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है और ये nth वेरिएबल है। इसी तरह ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है और ये nth वेरिएबल है, और यहाँ पे फिर xn आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस सिस्टम की वो क्या बात कर रहा है, द सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन x स्टेरिक। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x1 की कोई वैल्यू आ जाएगी, आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, कोई x3 की वैल्यू आ जाएगी, x4 की भी कोई वैल्यू आ जाएगी, और xn तक जो भी वैल्यू आएगी वो एक n टुपल बन जाएगा। इस n टुपल को वो कह रहा है कि ये x स्टेरिक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना x स्टेरिक। इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। Singular. So suppose that A is singular, n cross n matrix, the system is। तो अब आपने याद क्या करना है, थ्योरम, ये जो मल्टीपल चॉइस के तौर पे वो इस तरह से करना है कि कोई भी होमोजेनियस सिस्टम हो जिसमें n इक्वेशंस हो और n वेरिएबल्स हो। n इक्वेशंस और n वेरिएबल्स वाली जो भी होमोजेनियस सिस्टम होगा उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आएगा, उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब आएगा जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो A होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, ये आपने याद करना है, बाकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो याद करने वाली चीज है वो ये है कि होमोजेनियस सिस्टम में कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होती है वो अगर वो सिंगुलर होगी तो आपको एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, यहां तक और कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब देखें, जब भी कभी किसी भी सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं तो क्या होता है, इसका थोड़ा सा ना मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, आपने अक्सर पढ़ा होगा ना कि ये जो सिस्टम है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल गए हैं। वो इस तरह से मिलते हैं
कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का असल में मतलब क्या है। ठीक है, तो आप जब भी किसी चीज को समझने की कोशिश करें तो छोटे नंबर से कोशिश किया करें। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक 2 by 2 सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा सिस्टम लूंगा जो उसकी ये वाली प्रॉपर्टीज है ना, इनको सेटिस्फाई कर रहा होगा कि वो सिंगुलर भी होगा, मैट्रिक्स सिंगुलर भी होगी, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और होमोजेनियस सिस्टम भी होगा। तो यहाँ पे एक होमोजेनियस सिस्टम ले लेते हैं। 2x + 3y = 0, 4x + 6y = 0। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखें कि ये 1 और ये 2, ये 2 इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स है। तो इसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है वो आएगा 2 3 4 6। तो चेक करते हैं कि सिंगुलर है या नहीं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 6 टाइम 12 माइनस 4 3 टाइम 12 0। इसका मतलब है कि ये क्या आ गई, सिंगुलर आ गई। अब इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = 0। अब दूसरी इक्वेशन को देखा जाए तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें दूसरी इसमें से, ठीक है, तो ये भी 2x + 3y = 0 बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 इक्वेशंस नहीं थी, असल में हमारे पास एक ही इक्वेशन थी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, जब इस तरह का हो तो इस चीज का पता है क्या मतलब होता है। इस चीज का मतलब होता है कि इस इक्वेशन से भी कोई लाइन आएगी, लाइन नंबर 1, और इस इक्वेशन से भी कोई लाइन आएगी, लाइन नंबर 2। अब ये जो दोनों लाइंस आएंगी ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 आपस में पैरेलल होंगी। तो फिर आप 2 इक्वेशंस नहीं, उनको एक ही इक्वेशन समझे कि 2x + 3y = 0। और यहाँ से x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 3y, x की वैल्यू आ जाएगी 3y/2। अब क्योंकि x की वैल्यू 3y/2 आई है तो यहाँ पे आप y को लेट करेंगे। काफी स्टूडेंट्स को पता होगा लीनियर अलजेब्रा में उन्होंने पैरामीटराइजेशन भी की होगी, तो y को एक पैरामीटर असाइन कर देते हैं। लेट t जो है ना वो y के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3t/2। अब x और y की जो भी आपको वैल्यूज मिली है इनको हम क्या करते हैं कि x टैरिक जो है ना वो हम कह देते हैं कि ये x y के इक्वल है। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, एक्स वाई। ठीक है, और x की वैल्यू आ गई थी 3t/2 और y की वैल्यू थी t। अब क्योंकि t एक पैरामीटर है तो पैरामीटर जो होता है ना वो एक रियल नंबर होता है। अब देखें, हर रियल नंबर के लिए x टैरिक की वैल्यू चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल जब t 0 होगा तो क्या होगा, x टैरिक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 0। जब t 1 होगा तब क्या होगा, x टैरिक की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी 3/2 और 1। जब t को 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 टाइम 2 6/2 आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब आप ये देखें कि ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन, ये तीसरा सॉल्यूशन। आप t की जितनी भी वैल्यूज में वेरिएशन करेंगे उतने ही आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो ओवरऑल आपको कितने सॉल्यूशन मिल गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आपको मिल गए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और सारा क्राइटेरिया भी उसका फुलफिल हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर n इक्वेशंस होंगी तो n इक्वेशंस में भी यही काम होगा, अगर जो A मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगी तो। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। जी, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? सर इसका मतलब कि n इक्वेशंस होंगी या सिंगुलर इक्वेशन होगी तो उसके मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स आपने इक्वेशन बोला है, आपने बोलना है सिंगुलर मैट्रिक्स।
ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन अब निकलते आप हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कब फाइंड कर सकते हैं? जब मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट फाइंड होता है ना। जी सर, स्क्वायर हो तो फिर ही होता है। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ जो इक्वेशंस है और नंबर ऑफ वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए, उनका डर भी सेम हाँ, होना या चाहिए। 2/2 या 3/3 या 4/4 या 5/5 या n/n। ठीक है, ठीक। ओके, चले मैं अब नेक्स्ट आगे चलता हूँ। तो अब आपने ये चीज याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए नीचे ऑप्शन में हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही लिखेंगे। आगे वो कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल सच सॉल्यूशंस। कह रहा है कि जितने भी सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं, जैसे देखें मुझे एक ये सॉल्यूशन मिल गया ना 0 0, तो मैं एक सेट एस बना के तो उसमें मैं क्या करूंगा 0 0 लिख लिया। दूसरा सॉल्यूशन मुझे क्या मिला 3/2 और 1 मिल गया। तीसरा सॉल्यूशन क्या मिला 3 2। तो देखें क्योंकि टी रियल नंबर है तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, हम इनको काउंट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसे होंगे। वो सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो इस प्रोसेस में कैलकुलेट किए होंगे। तो जैसे ये 2-3 सॉल्यूशन मैंने कैलकुलेट किए हैं, लेकिन सारे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो हम सिर्फ इमेजिन करेंगे। तो सेट एस एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे सॉल्यूशन आ गए हैं। अब ये जो सारे आपके पास सॉल्यूशंस आए हैं, क्या वो जो सॉल्यूशंस हैं वो आर एन, क्योंकि देखें एग्जांपल आपने किया है आर स्क्वायर में, देखें 2 वेरिएबल थे ना तो आर स्क्वायर में, तो अगर n वेरिएबल होंगे तो आप आर एन में सॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे एक्स टेरी, और ये जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो एस के अंदर आप लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे एक सेट बन गया है और वो किसका सबसेट है? वो आर एन का सबसेट है। एस इज अ सबसेट ऑफ आर एन, क्योंकि आर एन में से पॉइंट्स चूज करके आप यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे देखें 0 0 आर स्क्वायर में भी होता है और एस में भी आ गया, 3/2 और 1 आर स्क्वायर में भी होता है। कहाँ पे होता है? ये x की वैल्यू 3/2 और ये y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट होता है 0 0, ये वाला पॉइंट होता है 3 2 3/2 2 और ये 3 और ये 2, तो ये वाला पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं असल में ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये, और इसके दरमियान में भी जो भी नंबर आपके पास होंगे वो सारे जो जितने भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे s के एलिमेंट्स होंगे। तो अगर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये मेरे पास आर स्क्वायर है और ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। अब देखें इस लाइन की क्वालिटी क्या है? इस लाइन की ये क्वालिटी है कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमेशा सेम है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। इस लाइन पे इस पॉइंट पे अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू भी 3 है। तो कहने का ये मकसद है कि S में हम ऐसे पॉइंट्स अगर लिख ले एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू वाई, और जबकि एक्स वाई आ गए रियल नंबर में से, तो अब जो लाइन है ये एक सब स्पेस होगी आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर ये पूरा प्लेन है और इस प्लेन में से सिर्फ ये वाला पोर्शन आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये सब स्पेस है या नहीं, तो ये वाकई सब स्पेस होगी, क्योंकि इस लाइन के ऊपर आपको 0 भी मिल रहा है। सब स्पेस की 2 प्रॉपर्टीज थी, आपको 0 भी चाहिए था और 2 एलिमेंट्स का वो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी चाहिए था। तो वो इस लाइन के जो एलिमेंट इस तरह के होंगे एक्स वाई, जब एक्स वाई सेम हो, जैसे 1 1, ठीक है, 2 2 3 3, तो ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक सब स्पेस बनाएंगे। तो जो ये वाला सेट एस है जिसमें एक्स टैरिक वाले जितने भी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, वो एक सब स्पेस बना देंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, इतनी डिस्कशन इस क्वेश्चन पे काफी है।
फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अब वो कह रहा है कि आपके पास दो सब स्पेसिस हैं, उनका इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस होती है। ठीक है, U और W दो सब, जैसे आपने ग्रुप्स में पढ़ा था कि दो सब ग्रुप हैं, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है। इसी तरह दो सब स्पेसिस हैं, उनका इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस होगी। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आपको नेट पे हर जगह मिल जाएगा। लेकिन याद रखने वाली ये बात है कि दो सब स्पेसिस का इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस होती है। उसके बाद वो कह रहा है कि जी जी, क्या इनका यूनियन भी एक सब स्पेस होगा? नहीं, इनका यूनियन सब स्पेस नहीं होगा, उसका जो है ना कोई स्पेशल केस होता है। जैसे ग्रुप्स में स्पेशल केस था, याद करें जरा, उसने कहा था एच के दो सब ग्रुप्स हैं, तो एच यूनियन के एक सब ग्रुप होगा अगर एच अगर के का सबसेट होगा या के एच का सबसेट होगा। ये का सब, जी सर, ये ठीक पढ़ा है, था थ्योरम। तो अगर आप सब स्पेस में भी ऐसा कुछ सोचे या ढूंढें, अभी मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके जेहन में क्वेश्चन आया तो आप सर्च किया करें, समझे बात? ठीक सर। हाँ, तो आप इसको सर्च करना कि क्या दो सब स्पेसिस का यूनियन भी सब स्पेस होता है। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं ना। अब वो कह रहा है कि जितनी भी सब स्पेसिस है ना, उन सब का इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस बन जाती है। ठीक है, एनी नंबर ऑफ सब स्पेसिस का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सब स्पेस है। अब क्या डिफाइन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि पहले मेथड को हम पढ़ लेते हैं, फिर दूसरी बुक्स को इसके साथ मैच करके जो न्यू चीज होगी वो पढ़ लेंगे, और जो पढ़ा होगा वो मैं बता दूंगा आपको। तो एडिशन कैसे डिफाइन कर रहा है, यू और डब्ल्यू दो सब स्पेसिस हैं, उनका सम, तो यू का एलिमेंट और डब्ल्यू का एलिमेंट ऐड करके जो नया सेट बनेगा वो सम ऑफ जो है ना सब स्पेसिस होगा। और जो सम ऑफ सब स्पेसिस है, ठीक है, वो भी एक सब स्पेस होता है। बात समझ आ रही है? अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि यूनियन होता है या नहीं, तो वो तो मैंने आपको कहा कि आप सर्च करना, लेकिन जो सम ऑफ सब स्पेसिस है वो भी एक सब स्पेस होता है। ठीक है, जी सर, ठीक अब है। देखें ना, मेरा आपसे क्वेश्चन है, पेपर में आपको ये चीज तो उसने नहीं कहनी कि सम ऑफ सब स्पेस होता है या नहीं। वो आपको इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, जैसे मैं अभी आपको मिसाल के तौर पे क्वेश्चन बना के पूछता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास जो वेक्टर स्पेस है ना वो आर क्यूब है। ठीक है, और यू जो है ना एक सेट है। कैसा सेट है? इसमें आ जाएगा x 0 और z, सच दैट x और z जो है ना वो ये रियल नंबर्स है, और जो v है वो आ जाएगा x y और 0, सच दैट x कामा y जो है ना वो रियल नंबर है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि u प्लस v इज a, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज वेक्टर स्पेस, और ऑप्शन नंबर 2 इज सबस्पेस ऑफ आर क्यूब, और ऑप्शन नंबर 3 इज बोथ 1 and 2। ठीक है, अच्छा चले बताएं, कमेंट में भी, ये मैसेज में भी बताएं सारे, और कोई अगर माइक में बताना चाहता है तो बताए जरा। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है, यू उसका सबसेट है, वी उसका सबसेट है, यू प्लस वी बता रहा है कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं, क्या ये सब स्पेस बनाता है या नहीं, क्या ये दोनों ऑप्शन ट्रू होंगे? सर दोनों ट्रू। गैस कर रहे हो या बता रहे हो? सर फिलहाल तो गैस कर रहा हूँ। देखो, जब आपका इंटरव्यू मतलब अल्लाह करे कि मैं कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो क्लियर करें, मेजोरिटी क्लियर करें और वो अपॉइंट भी हों,
तो इंटरव्यू में इस तरह से अगर आप बोलेंगे ना तो वो आपको फेल कर देगा इंटरव्यू वाला। ठीक है, जो आपने कहना है, या तो आपने कहना है सॉरी हमें नहीं आता, या आपने कहना है कि हम श्योर है, हम 100% श्योर है कि यही आंसर है। तो गैस नहीं करना। ओके सर। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि तीनों कंपोनेंट्स में से कोई एक भी जीरो होगा तो सब स्पेस बन जाएगा। यू सब स्पेस है। हाँ, मैसेज में मुझे आया कि बोथ, तो जिसने बोथ बोला वो ठीक है। तो देखें ना, यू एक सब स्पेस है, वी भी एक सब स्पेस है, यू और वी दो सब स्पेसिस है। दो सब स्पेसिस का जो समेशन है वो भी एक सब स्पेस होती है, और एक सब स्पेस खुद भी वेक्टर स्पेस होती है। बात समझ आ रही है? जी सर। तो सबसे पहले नंबर पे ये वाला आंसर होगा ना कि सब स्पेस जरूर बनेगा, और क्योंकि एक सब स्पेस खुद भी वेक्टर स्पेस होती है। कहाँ पे पढ़ा था? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए जरा, ये पढ़ो जरा, इसको रीड करो। Subset W of a vector space V is called a subspace of V if W is itself it vector is vector space under the हाँ हाँ, ठीक addition है ठीक and है। इफ W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, कि W खुद भी वेक्टर स्पेस बने। बात समझ आ रही है? जी सर। तो सब स्पेस खुद भी वेक्टर स्पेस होती है, जैसे सब ग्रुप खुद भी एक सब ग्रुप होता है, इसी तरह जो सब स्पेस है वो भी खुद भी एक वेक्टर स्पेस होती है। बात समझ आ रही है ना? तो इसका जी मतलब है कि ये दोनों आंसर ट्रू होंगे। आप देखें, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आता होगा, वो इसको लगाएंगे, लेकिन आंसर तो तीसरे वाला था, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस भी होती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा अगर आप दूसरा ऑप्शन लगाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोच समझ के आपने एक एक ऑप्शन वहां पे टिक करना है, क्योंकि जो आप टिक करेंगे ना वही आपका रिजल्ट बनना है, और एंड पे मेरिट भी इसी तरह से बनता है कि अगर आपका आधा मार्क्स का फर्क है तो लेट्स से कि आपका मेरिट नंबर बहुत पीछे चला जाए तो आधे आधे मार्क्स से भी जो है ना बाजी पलट जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डायरेक्ट सम की बात कर रहे हैं, तो जो सम ऑफ टू क्या नाम है वेक्टर सब स्पेसिस होता है, वो खुद भी एक सब स्पेस होती है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जब दो वेक्टर स्पेसिस का सम करते हैं, ठीक है, ये बात अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। जब आप दो वेक्टर स्पेसिस का सम करते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बहुत अहम बात है। बाकी डायरेक्ट सम बाद में देखते हैं, पहले ये वाला पैराग्राफ आपको मैं बता दूं। कह रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, यू सब स्पेस है वी की, डब्ल्यू सबसेट के साथ साथ सब स्पेस भी है ना, तो यू प्लस डब्ल्यू सबसेट होने के साथ साथ भी सब स्पेस बन गया ना वी का। अब वो कह रहा है कि लेट से कि ये एस है, एस, और ये जो बड़ा सेट है ना ये वी है। अब वो कह रहा है एस एक ऐसा सबसेट है जिसके अंदर यू भी पड़ा हुआ है और डब्ल्यू भी पड़ा हुआ है, और जब यू और डब्ल्यू का सम किया तो वो भी एस में आ गया। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे पड़ा हुआ था यू और यहाँ पे पड़ा हुआ था डब्ल्यू। जब यू प्लस डब्ल्यू किया, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेट्स से कि ये जो है ना हमने यू प्लस डब्ल्यू किया है, तो वो दोबारा से एस का सबसेट आ गया। ये तीनों ये जो तीन चार कंडीशन है ना, ये फुलफिल हो रही हैं। अगर ये फुलफिल हो रही हैं तो क्या होगा? लेट एस बी अ सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग बोथ यू एंड डब्ल्यू। तो
तो u प्लस डब्ल्यू भी s का सबसेट होगा। और अगर u प्लस डब्ल्यू s का सबसेट होगा, ये यहाँ पे ना उसने मिस प्रिंटिंग की हुई है, ये हम इस बुक में से देख लेते हैं। ये बिल्कुल यही थ्योरम मैंने किसी दूसरी बुक में भी देखा था। कहाँ पे है? चले मैं आपको मीटिंग